गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईज अकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। स्टार्ट करते हैं क्या जो हम करते हैं एनालिसिस, डिस्कशन और रिवीजन। साउथ चाइना सी हमेशा न्यूज में रहता है, हमने बहुत ही बार डिस्कस कर रखा है साउथ चाइना सी को लेके। बहुत ही डिस्प्यूट रहती है यहाँ पे, हमेशा कुछ ना कुछ होते ही रहता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट निकल के आती ही रहती है। फिर से ये आपकी न्यूज में था, क्यों? क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है मिस्टर एस जयशंकर जी, वो गए हैं मनीला और उन्होंने कहा है फिलीपींस को कि आप चिंता नहीं कीजिए, चाइनीज की जो एग्रेशन है ना उसके अगेंस्ट हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी सॉवरेनिटी का कोई वायलेशन नहीं करेगा। किसने कहा? इंडिया ने कहा। किसको? फिलीपींस को। इसीलिए साउथ चाइना सी न्यूज में था। कुछ टाइम पहले ही हमने पढ़ा था सेंट थॉमस सॉल को लेके, जहां पे फिलीपींस की और चाइना की कोस्ट गार्ड शिप आमने सामने टकरा गई थी, क्रू मेंबर्स भी घायल हुए थे। बहुत ही न्यूज में था ये एपिसोड सेंट थॉमस सॉल का। उसी के रिगार्डिंग हमारे जो मिस्टर एस जयशंकर है उन्होंने कहा है रिगार्डिंग साउथ चाइना सी में। चलो न्यूज में क्यों था जान लिया। अब बताइए, ये 3 डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है जो लाई करती है साउथ चाइना सी में। इसी के रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इसको अरेंज करना है साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर आपको अरेंज करना है। सही, मैंने पहले भी कहा है जो क्वेश्चन सेटर है ना वो बहुत स्मार्ट हो गए। वो जानते हैं कि बच्चे जानते हैं कि पार्शियल आइलैंड जो है वो साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। वो यहाँ पे आपसे खेलेंगे कि कह देंगे बेटा चलो अरेंज करो। जैसे रेड सी में भी मैंने कहा था, वो आप जानते हैं कि रेड सी में कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर नहीं लगाती है, आपको अरेंज करने के लिए बोल देंगे। ठीक है, तो बताइए, बहुत बार हमने डिस्कस कर रखा है साउथ चाइना सी को, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी चाइना के साउथ में लाई करता है। क्यों डिस्प्यूट मची हुई है? 1947 में चाइना ने एक मैप रिलीज किया और कहा 9 डैश लाइन। क्या है 9 डैश लाइन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा कि ये 9 डैश लाइन के अंडर में जो भी वाटर बॉडीज आ रही है, वो जो पूरी टेरिटरी है, चाइना ने कहा वो मेरी है। ठीक है, यही 9 डैश लाइन। ये पूरी टेरिटरी चाइना कहता है कि इनकी है, जो कंप्राइज करता है 90% ऑफ साउथ चाइना सी। बहुत सारे आइलैंड्स है यहाँ पे, ह्यूज वाटर बॉडी है, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनका भी इस पे क्लेम है। तो डिस्प्यूट है कहाँ? साउथ चाइना सी में। और बहुत ही इंटरेस्ट है सारे कंट्रीज का यहाँ पे। क्यों चाइना का यहाँ पे इंटरेस्ट है? एक्सटेंसिव ऑयल और गैस रिजर्व पाया जाता है कहाँ? साउथ चाइना सी में, इसीलिए। ठीक है, और हमने बहुत बार पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? तो कुछ टाइम पहले हमने जाना था गुल्फ ऑफ टोंकिन को लेके, न्यूज में था। क्यों था? क्योंकि चाइना ने अपना बेस पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर दिया। कहाँ लाई करता है गुल्फ ऑफ टोंकिन? वियतनाम और चाइना के बीच में। फिर हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था फॉर्मोसा स्ट्रेट को लेके, जिसको ताइवान स्ट्रेट कहता है। कहाँ आता है? चाइना और ताइवान के बीच में आता है, जो कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से। चलो ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बोला था कि आइलैंड तो बहुत सारी है यहाँ पे, पर मेजरली आपको जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, एक तो स्पार्टली हो गया, स्कारबोरो हो गया और पार्शल हो गया, ये हमेशा न्यूज में रहता है। सेंट थॉमस सॉल भी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, स्पार्टली आइलैंड के पास में आता है, जहाँ पे फिलीपींस की और चाइना की शिप टकराई थी। तो आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है अरेंज करने के लिए साउथ टू नॉर्थ। सबसे साउथ में स्पार्टली आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर ऐसे देखो तो स्कारबोरो, और फिर नॉर्थ में क्या है? पार्सिल है। तो आप क्वेश्चन का आंसर कर दोगे आराम से? अब बिल्कुल कर दोगे। मैंने कहा साउथ में क्या आ रहा है? स्पार्टली, स्कारबोरो और पार्सिल। मिल गया आपको आपका आंसर? बिल्कुल मिल गया। तो क्यों था न्यूज में ये? तो हमारे एस जयशंकर साहब गए थे मनीला और उन्होंने वहां के फिलीपींस के प्रेसिडेंट से कहा है कि इंडिया आपको सपोर्ट करता है, फिलीपींस की जो सॉवरेनिटी है उसको कोई वायलेट नहीं करेगा। किसने कहा? इंडिया ने कहा। ठीक है, तो चाइना वाले कुछ चुप रहेंगे क्या? इंडिया ने ऐसे कह दिया तो बिल्कुल नहीं। चाइना वाले कहे कि ये जो कंट्रीज का डिस्प्यूट है ना, कोई भी टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट है, ये 2 कंट्रीज का डिस्प्यूट है, थर्ड पार्टी को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा चाइना ने कहा। मतलब अपनी बारी आई तो थर्ड पार्टी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और खुद घुस के हर जगह बैठे रहते हैं, वो नहीं दिख रहा है इन्हें। खैर, स्टैटिक पार्ट जो रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही न्यूज में है। थॉमस सॉल पार्टली आइलैंड के बीच में है। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी हमने अभी पढ़ा सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। 9 डैश लाइन 1947 में रिलीज किया गया था चाइना गवर्नमेंट के द्वारा। 90% साउथ चाइना सी का कंप्राइज करता है, और ये जो साउथ चाइना सी है स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। ठीक है, एक्सटेंसिव ऑयल और गैस रिजर्व आता है। 21% ऑफ ग्लोबल ट्रेड 2016 में ऐसा देखा गया था कि इसी एरिया से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है। और इंडिया 55% जो भी इंडिया का ग्लोबल सप्लाई है रूट है,
ये साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। जब हमने साउथ चाइना सी पढ़ा था तब हमने इसको इन्वायरमेंट के पॉइंट से भी लिंक किया था। क्या पढ़ा था कि यहाँ पे ओवर फिशिंग हो रही है, जिसके चलते क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे एक्वेटिक मराइन एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कहाँ? साउथ चाइना सी। न्यूज में रहता है, इसीलिए आपके क्वेश्चन में भी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, इसी के रिगार्डिंग आपके 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सही कौन गलत। क्यों है ये न्यूज में अनक्लॉज? इनकी एक बॉडी है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जमाइका, यहाँ पे इंडिया ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। किसकी बॉडी है? एनक्लॉज की बॉडी है। ये क्या काम करता है? ये लाइसेंस प्रोवाइड करता है कंट्रीज को एक्सप्लोरेशन के लिए वैसे एरिया में जहाँ पे जिसका कोई जो एरिया किसी कंट्री के अंडर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इंडिया ने किस एरिया के लिए अप्लाई किया है? इंडिया ने अप्लाई किया है माउंट निकिटिन सी माउंट, ठीक है, जिसको एएन सी माउंट कहते हैं, इंडियन ओशन में ही लाई करता है। हालांकि श्रीलंका भी इस पे अपना क्लेम पुट करता है, बट क्लेम ही पुट कर रहा है। तो इंडिया का यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट है और यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए इन्होंने अप्लाई किया है IBSA को। क्यों इंडिया का इंटरेस्ट है? 2 रीजन, एक तो बहुत रिच है, कोबाल्ट निकल भर भर के यहाँ पे, और दूसरा चाइना की प्रेजेंस जो है यहाँ पे बहुत ही देखी जा रही है। कहाँ पे? इस एरिया में। और ये सी माउंट का नाम है निकिटिन सी माउंट, जिसको AN सी माउंट भी कहते हैं। तो वापस आते हैं, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इसकी बॉडी अनक्लॉज, इसलिए आपके क्वेश्चन में है। इसी के रिगार्डिंग 2 प्रोविजन है, आपको बताना है कौन सही कौन गलत। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 12 नॉटिकल माइल रूल जानते हो? बिल्कुल जानते हो। तो इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो टेरिटोरियल सेटअप होती है, जो टेरिटोरियल सी होती है, राइट, जो टेरिटरी होती है वो क्या 12 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड नहीं जाती है। जब भी हम किसी कंट्री का टेरिटरी नापते हैं तो क्या हम 12 नॉटिकल माइल की जो रूल है उसको फॉलो करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है और बहुत ही नॉर्मल बात है और बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 200 नॉटिकल माइल, किसी भी कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है क्या 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड नहीं जाता है? क्या है ऐसा? बिल्कुल है। किसी भी कंट्री की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड नहीं जाती है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी है? एनक्लॉज की प्रोविजन की है। ठीक है, तो चाइना का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंस दिख रहा है। कहाँ? निकिटिन सी माउंट पे, जिसको AN सी माउंट भी कहते हैं। इसलिए इंडिया ने अप्लाई किया है एप्लीकेशन के लिए कि हमें एक्सप्लोर करने के लिए दीजिए। किसको कहा है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जमाइका को कहा है। ठीक है, मैंने बताया कि श्रीलंका भी अपना क्लेम पुट करती है। यहाँ पे चाइनीज की वेसल बहुत ज्यादा है, और अगर मान लो कि अगर श्रीलंका अपना जो क्लेम पुट कर रही है, अगर ये आ गया श्रीलंका के अंडर में, तो आपको ही पता है कि श्रीलंका पे सबसे ज्यादा किसका प्रेशर है? चाइना वाला का है। तो चाइना तो फिर आराम से यहाँ से घूम पाएंगे। इसीलिए ऐसा कुछ हो इससे पहले ही इंडिया ने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया। ये जो एरिया है वो रिच है कोबाल्ट निकल मैंगनीज कॉपर में, और अगर कोई भी ऐसा एरिया है जो किसी कंट्री के अंडर में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए। कहाँ? ISBA, दैट इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट किसने रिलीज किया? बहुत बार रिपोर्ट्स आती हैं और डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रिपोर्ट रिलीज की गई है हाल ही में वो किसने रिलीज की। तो हाल ही में इंटरनेशनल रिपोर्ट रिलीज की गई थी। किसने रिलीज की थी? अभी हम लोग कल की क्लास में हमने पढ़ा था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि इन्होंने एक नई रिपोर्ट लाई थी प्रॉफिट एंड पॉवर्टी की, जहां पे बताया गया था कि फोर्स्ड लेबर के चलते 37% राइज हुआ है ग्लोबल प्रॉफिट में। किसकी रिपोर्ट कहता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट प्रॉफिट एंड पॉवर्टी की रिपोर्ट में कहता है। फिर अभी आई इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, किसने रिलीज किया है? ये भी किया है ILO ने ही, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने रिलीज किया है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और इस रिपोर्ट ने बहुत सारी बातें बताई। इसने बताया कि यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ चुकी है। जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें 83% यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, और एक मेजर कंसर्न है एग्रीकल्चर का भी पार्टिसिपेशन डिक्रीज हो चुका है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई है। ठीक है, यूथ का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी कम हुआ है, स्पेशली 15 to 19 के एज में। वनडे एग्जाम में आपसे रिपोर्ट पूछ लिया जाता है, जो रिलीज कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है। मेंस के एग्जाम में अगर ये फैक्ट्स लिखते हो तो बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलो WMO की रिपोर्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, जिसने कहा था कि 2023 जो था वो ग्लोबली सबसे हॉटेस्ट क्लाइमेट ऑफ द डिकेड था, मतलब सबसे हॉटेस्ट क्लाइमेट था 2023 में। किसने कहा? WMO की रिपोर्ट ने कहा। फिर
फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ इन्होंने मिलकर बनाया था। कौन सा रिपोर्ट का नाम क्या था? इन्फार। इस तरह की ये पहली रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट बताता है कि AMR दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारे लाइफ स्टॉक में और फिशरी सेक्टर में किस हद तक बढ़ चुका है, क्या स्थिति है। कौन रिपोर्ट बताता है? इन्फार रिपोर्ट। किसने रिलीज किया था? FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। और नीति आयोग की रिपोर्ट सोशल सीनियर सिटीजन के लिए आई थी, सीनियर केयर रिफॉर्म, ठीक है, किसकी आई थी? नीति आयोग की आई थी। चलो फॉरेक्स रिजर्व, फिर से मैंने पहले भी कहा है कि ये जो रिपोर्ट्स है, ये जो इनकी जो डाटा है वो हमेशा रिलीज होती रहती है। RBI या फिर NSO रिलीज करता है। अभी RBI ने डाटा रिलीज किया है रिगार्डिंग फॉरेक्स रिजर्व इंडिया की, ठीक है, हमेशा रिलीज होता है, बहुत फ्लक्चुएट होता है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे इससे लिंक की हुई स्टैटिक बातें। फॉरेक्स रिजर्व की रिगार्डिंग में आपके पास 4 स्टेटमेंट दे रखा है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है इसको, और आगे भी करेंगे जब जब रिपोर्ट आएगी, जब जब कोई नया डाटा आएगा इसके रिगार्डिंग तब। तो आपको बताना है कि किसे इंक्लूड करते हैं हम फॉरेक्स रिजर्व में। फॉरेक्स रिजर्व हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, RBI कस्टोडियन होता है और 4 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या आते हैं ये भी हमने पढ़ रखा था। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से हैं। रिजर्व है तो हम कोई लायबिलिटी तो नहीं रखेंगे, और लोन क्या होता है? लायबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है। तो लोन भले ही वो कोई फॉरेन कंट्री से लिया हो या फिर वर्ल्ड बैंक से लिया हो या फिर कहीं से भी लिया हो, लोन एक लायबिलिटी है और वो रिजर्व का काम नहीं करती है। किस में बनी है लोन? बी में नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आता है? फॉरेन करेंसी एसेट दैट इज पॉन्ड हो गया, US डॉलर हो गया, पॉन्ड स्टर्लिंग हो गया, जापानीज येन हो गया, ये सब आ गए आपके फॉरेन करेंसी एसेट में। गोल्ड हो गया, फिर SDR, इसको भी लेके हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, स्पेशल ड्राइविंग राइट। और उसके अलावा एक और होता है IMF पे आपका रिजर्व कैपिटल, ठीक है। चलो, तो ये 4 की कंपोनेंट है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के। न्यूज में क्यों था? क्योंकि डाटा रिलीज किया है RBI ने, बताया है कि बढ़ा है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि फ्लक्चुएट होने वाला डाटा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही जो डाटा मार्केट में नया रिलीज हुआ रहेगा हम वो पढ़ लेंगे। अभी एग्जाम में आने में थोड़ा टाइम है, तो डाटा पर ना ध्यान दे करके हम स्टैटिक पार्ट को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको डील करेंगे। बताइए इसका आंसर। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट ने साइन किया है MOU किस इंस्टीट्यूट के साथ? ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए, ठीक है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए किसने साइन किया है? किस इंस्टीट्यूट ने NICDC के साथ MOU साइन किया है? बताइए। सारे IITs हमने यहाँ पे जो पढ़े हैं डिस्कस कर रखा है, और मैंने पहले भी कहा है जो कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं वो हम भूलते नहीं, बच्चे कभी बिल्कुल नहीं भूलते हैं, लेकिन जो फैक्चुअल बातें हैं वो बच्चे भूल जाते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल नहीं डरना है। जो फैक्चुअल बातें हैं ना वो हम बार बार रिवाइज करेंगे, और वो जैसे ABCD याद रहता है वैसे याद हो जाएगा। और कंसेप्चुअल बात वैसे भी आप नहीं भूलते हो। बताइए किस इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन किया गया है? ये किया गया है IIT दिल्ली के साथ, ठीक है। IIT दिल्ली के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने साइन किया है MOU किसके साथ? क्यों? डेवलप करेंगे ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज स्मार्ट इन सिटीज में, ठीक है। क्या करेगा ये काम? इंडिया का जो भी मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन है उसको बूस्ट करेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेगा, रिसर्च करेगा। कौन? NICDC विद द हेल्प ऑफ IIT दिल्ली। चलो IIT खड़गपुर पढ़ा है हमने, बताइए क्या हुआ था IIT खड़गपुर में? इंडियन नेवी के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड के लिए। किसके साथ? इंडियन नेवी के साथ। किन्होंने? IIT खड़गपुर। IIT जोधपुर अनमैन व्हीकल बनाया जो पानी और हवा दोनों में ही चलती है। किसने? IIT जोधपुर। और IIT मद्रास ने क्या बनाया था? बताइए। इन्होंने बोला था कि हम मिनी स्पेस बनाएंगे बाय 2025 जो कैरी आउट करेगा एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल लैब टेस्ट को। किसने बनाया था? IIT मद्रास ने ऐसा कहा था कि हम बनाएंगे मिनी स्पेस बाय 2025। चलो, अटल पेंशन योजना न्यूज में था आपके, जंग छिड़ी हुई है पॉलिटिकल पार्टीज में, 2 पॉलिटिकल पर्सनालिटीज में रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना कि किसको कितना मिला नहीं मिला, ये अच्छी योजना थी कि नहीं योजना थी, उतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, पॉलिटिकल डिस्कशन है वो, बट हमें क्योंकि न्यूज में था तो जानना है अटल पेंशन योजना के रिगार्डिंग। आपको बताना है कि
ये जो अटल पेंशन योजना है वो एडमिनिस्टर करती है पेंशन फंड रेगुलरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी थ्रू नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, कौन एडमिनिस्टर करता है? तो पेंशन फंड रेगुलरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसके द्वारा? नेशनल पेंशन सिस्टम के द्वारा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय पेंशन फंड रेगुलरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये नेशनल पेमेंट सिस्टम है, एक डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। वो डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। बहुत इजी है जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है। ठीक है, तो मैंने बताया ये जो है इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना। हमें पढ़ना है क्या? जो उससे लिंक बातें हैं, वन डे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डेट कब हुआ था? 1 जून 2015। और क्या है ये? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, 18 से 40 के बीच के जो लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और मंथली पैसे देते, मतलब एनुअली पैसे पे करते हैं, और उनको फिर 60 के बाद जब उनका रिटायरमेंट एज आ जाता है तो उनको पेंशन मिलता है 1 से 15,000 5,000 तक में, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है इसमें। ठीक है, अटल पेंशन योजना मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को लेकर हमने क्या पढ़ा था? ब्लू इकोनॉमी की रिपोर्ट थी, उस पर इन्होंने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था जहां पे वर्ल्ड बैंक नॉलेज पार्टनर था। किसने किया था? ब्लू इकोनॉमी की रिपोर्ट को लेके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और फिर हमने पढ़ा था समुद्रयान के बारे में। नोडल मिनिस्ट्री कौन है समुद्रयान की? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और जाना था मत्स्य 6000 किसकी है? समुद्रयान की है। इसके अंदर से 6000 मीटर समुद्र की गहराई पे जाएंगे और एक्सप्लोरेशन करेंगे। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन, इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था एक तो भाषा नेट पोर्टल। ठीक है, किसने किया था रिलीज? मीटी ने। और उसके बाद फिर इन्होंने नोटिफाई किया पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट को। किसने? मीटी ने। और बहुत ही न्यूज में है, बहुत ही कंट्रोवर्सी में, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है इसका। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, बहुत बार बोला है, बिल्कुल बोलूंगी बार बार। रीवैम्प फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, ये जो स्कीम है इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। और ये स्कीम जो बात करता है, क्या बात करता है? ये बात करता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो इंडिया में, उनको असिस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी, ताकि वो उनकी जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो। अंडर द स्कीम रीवैम्प फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। चलो, काफी फैक्चुअल है, आपके न्यूज में था। मैंने पहले भी कहा है कि वाइल्ड टाइगर रिजर्व आपके इंडिया में, हमारे यहाँ बहुत भर भर के हैं। हमें सारा नहीं रटना है, हम बस वही पढ़ेंगे, वही जानेंगे जो आपके न्यूज में आता है। और बहुत अच्छे से हमने जितने भी हमने अभी तक सेशन कंडक्ट करवाए हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रहा है, जो भी नेशनल पार्क न्यूज में रहा है, उसको कवर किया है। ये भी न्यूज में था, बताइए किस स्टेट में है? एतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम से ही समझ में आ रहा है। एतुर नगरम साउथ की होगी, इतना तो कर लिया। चलो, साउथ की तो 2 आ रही है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसमें से किसकी है? तेलंगाना की है। ठीक है, तो तेलंगाना की है एतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे फॉरेस्ट फायर देखा जा रहा है। कहाँ? एतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, आंध्र प्रदेश का लेके हमने पढ़ा था अट्टापक्का बर्ड सेंचुरी। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। असम पोबितोरा, बिल्कुल याद रखना है। उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पढ़ा है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है। यहाँ पे मेलेनिस्टिक टाइगर्स मिलते हैं। कहाँ? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। और उड़ीसा के गवर्नमेंट ने कहा है कि हम दुनिया की पहली वर्ल्ड फर्स्ट सफारी फॉर मेलेनिस्टिक टाइगर बनाएंगे। कहाँ? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बुक अभी हाल में रिलीज की गई है, आपके न्यूज़पेपर में डायरेक्टली दिया हुआ था। तो अब पेपर में जब अच्छे से अच्छा खासा एरिया देके किसी बुक के बारे में बताया जा रहा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जरूर हो जाएगा। तो ये बुक है, किसने रिलीज, किसने लिखी है, आपको ये बताना है। कावेरी अ लॉन्ग विंडेड डिस्प्यूट। कल ही के सेशन में हमने जाना था कर्नाटक के वाटर क्राइसिस को लेके, और हमने एक रीजन भी पढ़ा था कि कर्नाटक में वाटर क्राइसिस क्यों हो रहा है। कावेरी को लेकर भी पढ़ा था, और जाना था कि वहाँ के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के चलते कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कर्नाटक में वाटर क्राइसिस का। और कावेरी के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे एक मेकेदातु प्रोजेक्ट है। मेकेदातु प्रोजेक्ट को किसकी है? कर्नाटक की है, जो कहता है कि हम कावेरी पे और उसकी एक ट्रिब्यूटरी है अर्कावतु, उस पे हम मेकेदातु प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोवाइड करेंगे ड्रिंकिंग वाटर को
बेंगलुरु और एडजॉइनिंग एरियाज में। बट तमिलनाडु की जो डीएमके गवर्नमेंट है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम इस मेकेदातु प्रोजेक्ट को स्क्रैप करेंगे। क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम पे प्रोजेक्ट बन रहा है, तो तमिलनाडु का एक तो ये डर है कि हमारे तक पानी नहीं पहुंचेगा, और दूसरा इस तरह की अपस्ट्रीम पे प्रोजेक्ट बनाने से जो भी स्टेक होल्डर्स है कर्नाटक गवर्नमेंट को उनसे कंसल्ट पहले करना चाहिए, और तमिलनाडु एक मेजर स्टेक होल्डर है। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर रखा है। कावेरी बहुत ही न्यूज में रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी पे एक बुक निकली हुई है, कावेरी अ लॉन्ग विंडेड डिस्प्यूट। किसने लिखी है ये बुक? ये लिखी है टी रामाकृष्णन ने। ठीक है, तो किसने रिलीज किया था ये बुक? जो है वो लॉन्च किया था प्रभा श्रीदेवन ने। ये मद्रास हाई कोर्ट की फॉर्मर जज रह चुकी हैं, और उन्होंने उस पर कहा था कि कावेरी जो है सिर्फ पानी के बारे में नहीं है, इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट वाटर। किस बुक का विमोचन किया इन्होंने? कावेरी अ लॉन्ग विंडेड डिस्प्यूट, जिसको लिखा है टी रामाकृष्णन ने। चलो, टीएम कृष्णा संगीत कला निधि, शरद कमल पेरिस ओलंपिक में हमारे फ्लैग बेयरर बनेंगे, और नीरज मित्तल कल ही पढ़ा था आईटीयू में इंडिया डेलीगेशन में ये हेड कर रहे हैं। ठीक है, नीरज मित्तल काफी फैक्चुअल है। 148 इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की मीटिंग हो रही है। कहाँ हो रही है आपको बताना है, थोड़ा सा भी पता होगा तो आप शायद आंसर कर लोगे। ये हो रहा है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 148 इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की मीटिंग हो रही है। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये जो है 1889, काफी पुरानी मिनिस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है। कब फॉर्म हुई थी? 1889 में हुई थी, और इंडिया का डेलीगेशन लेड कर रहे हैं राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी। ठीक है, और ये क्या काम करता है आईपीओ? ये काम करता है पार्लियामेंट्री डायलॉग को प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, बात करता है कि कैसे हम पीस और कॉपरेशन बनाए रखें अमॉन्ग दी मेंबर कंट्रीज। ओके, चलो, इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल होगा। चलो, टेनेसी, इसको देख क्या पढ़ा था हमने? यूएस की एक स्टेट है, और उन्होंने अभी एक लॉ पास किया है जो कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कोई भी म्यूजिशियन या कोई भी इंसान किसी दूसरे म्यूजिशियन का आवाज नहीं चुरा सकते विदाउट देयर कंसेंट। हमने पढ़ा था कि ए आर रहमान जी ने, कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी आवाज को यूज किया है थ्रू एआई और गाने रिलीज किए हैं। तो इस तरह का केसेस बहुत ज्यादा हमने दिख रहा है। फिर सिद्धू मूसेवाला है, उनके भी बहुत सारे गाने आते हैं, कैसे यूज हो रहा है वो तो नहीं है इस दुनिया में, बट उनका आवाज है उस गाने में थ्रू एआई। तो बिना कंसर्न के ये काम नहीं करना है। इस तरह का लॉ किसने पास किया? टेनेसी यूएस ने। मॉरिशियाना, कल ही पढ़ा था, इंडिया ने अपना पहला फॉरेन कंसल्टेशन स्टार्ट किया किसके साथ? मॉरिशियाना के साथ। और ब्रुसेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम की कैपिटल, और यहाँ पे पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ है। कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। चलो, लास्ट क्वेश्चन है, विच इज ब्रूम? न्यूज में है, क्या है ये? गूगल ट्रांसलेशन किया तो इसका आ गया चुड़ैलों की झाड़ू। चलो, तो न्यूज में है, क्या है ये? ऑप्शन में तो कुछ ऐसा झाड़ू जैसा है नहीं, पर बताओ क्या है विच इज ब्रूम? चुड़ैल उड़ती है तो क्या ये फ्लाइंग डायनासोर है? नहीं है, फ्लाइंग डायनासोर नहीं है। लॉन्च व्हीकल भी उड़ता है तो इस तरह से ये भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये भी नहीं है। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल हमने पढ़ा था पुष्पक को लेके, वो भी नहीं है। तो बताओ क्या है विच इज ब्रूम? ये एक डिजीज है जो प्लांट को अफेक्ट करती है। ठीक है, एक रोग है जो प्रभावित करती है पौधों को। ये दो देख रहे हो ना, यही। और हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, इन्होंने इस तरह की डिजीज पहली बार देखा गया है जो प्राइमरीली अफेक्ट कर रही है मटर के प्लांट को। ठीक है, जिसको नाम दिया विचिस ब्रूम। वो बैक्टीरिया से कॉज होता है, नाम है कैंडिडाइटिस फाइटोप्लाज्मा एस्ट्राइसिस। ठीक है, ये देख रहे हो प्लांट, इस पे रेड रेड जो आ रही है यही है। ठीक है, बैक्टीरिया से कॉज होता है विचिस ब्रूम, जो अफेक्ट कर रही है प्राइमरीली पी प्लांट को। पुष्पक कहाँ से? यहाँ पे इसरो ने टेस्ट किया था, कल ही क्वेश्चन दिया था कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ही सारा टेस्टिंग होता है, लेकिन ये हुआ था चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। डीप सी आइसोपॉड इसरो के नाम पे रखा गया था, ब्रुशेथस। इसरो नया सी आइसोपॉड है, ये भी डिस्कवर हुआ था। उसके बाद फ्लाइंग डायनासोर, बहुत टाइम की बात है, हमने पढ़ा था कि स्कॉटलैंड में फ्लाइंग डायनासोर की फॉसिल्स डिस्कवर की गई थी। क्या नाम था? सियोपेट्रा एवांसी। कहाँ? स्कॉटलैंड में। क्या? फ्लाइंग डायनासोर की फॉसिल। तो हो गया,
ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।